माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अपने दिशा निर्देश के साथ एनिमल हेल्थ पर कुछ शब्द कहें और उपस्थित सभा का मार्गदर्शन करें। और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। इंडियन एनिमल हेल्थ समिट 2022 इस गरिमापूर्ण समारोह में मंच पर विराजमान हमारे विभाग के सचिव महोदय आदरणीय चतुर्वेदी जी, हमारे कमिश्नर श्रीमान मलिक जी, श्रीमान शर्मा जी, पाठक जी, डॉक्टर जोसेफ सिलिंगर, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीजी जी, हमारे खान साहब जो इसी पूरे कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हैं, और बहन ममता जी, और बहुत ही विद्वत जन हमारे सामने बैठे हैं, बहुत ही सीनियर और ख्यातनाम हस्तियां इस कार्यक्रम को गरिमा देने के लिए आए हैं। उन सभी का स्वागत और धन्यवाद करता हूं। राज्यों से आए हुए और इस विभाग में काम करने वाले साइंटिस्ट और वेटरनरी डॉक्टर, स्टूडेंट्स और सभी लोगों को, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत और धन्यवाद है। मैं ऐसे इनोवेटिव कार्यक्रम के आयोजन के लिए खान साहब को बधाई देना चाहता हूं, इस विभाग के मंत्री के नाते, कि ये बहुत ही समय के अनुरूप आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज इस सेशन के बाद एक डिस्कशन का सेशन आज का भी है और कल 6 सेशन है, और इनकी विविधता को देखते हुए इस प्रकार का विचार मंथन पहली बार हो रहा है, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ICFA के द्वारा लिया गया है, इसका स्वागत है। अब यहाँ इतने विद्वत जनों की बातें हो गई है, सो अपना कंट्रीब्यूशन, फिगर्स और वर्ल्ड लेवल उसका कंपैरिजन, वो सारी चीज़ों में अभी मैं जाके आपका समय लेना नहीं चाहता हूँ। अभी मैं आपको 2-3 चीज़ों पे ये सेमिनार में आप डिस्कशन करने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए कुछ बिंदु मेरे मन में बैठे बैठे आए हैं, वो शेयर करना चाहता हूँ। एक तो हमारे सचिव महोदय ने जो बताया कि ये हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स जो है, पशु चिकित्सक जो है, उसका सोशल दर्जा हमें बढ़ाने के लिए कुछ नए सिरे से सोचना पड़ेगा, तभी जाके इसका गरिमापूर्ण काम बनेगा और हेल्थ के बारे में हम कुछ आगे बढ़ने की बातें सही मायने में कर सकेंगे। हमारे गुजराती में ढोर डॉक्टर बोल देते हैं, उसको तो सरेआम बान करना पड़ेगा। मैं ये बात पशु चिकित्सकों को खुश करने के लिए नहीं कह रहा, ये मेरा कन्विक्शन है। हमारे मनुष्य के लिए जो डॉक्टर्स हैं, उनके सामने तो हम हमारी बात रख सकते हैं, हम बता सकते हैं, वो पूछ सकते हैं, बाद में हम नेगोशिएट कर सकते हैं, मगर आपके पशु जो आपके सामने आता है, वो तो आपसे नेगोशिएट नहीं कर सकता। उसी को बेजुबान की उसकी देखभाल करना और उसी को समझ के उनका सारवार करना, मैं मानता हूं कि वो मानव डॉक्टर से भी कठिन काम है, वो आप कर रहे हैं। ये मेरा कन्विक्शन है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब ये पशु चिकित्सकों को
मानव चिकित्सकों के समान आगे इसके लाइन में बिठाने का हमें काम करना चाहिए। और मैं इस विचार मंथन करने वाले लोगों को इस बिंदु पर हमें क्या करना चाहिए उस पर हमें सुझाव दे, ताकि मेरा विभाग इसका इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है। वहीं से हमें शुरू करने के बाद अभी तो सारी दुनिया को समझ में आ गया है, ये वन हेल्थ जो निकला है ना वो ऐसे नहीं निकला है, वो कोरोना ने कान पट्टी पे रख दिया ना इसीलिए निकला है। अब सभी को पता चल गया कि वो जो चीज़ें आ जाती हैं तो फिर हमारा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ स्वाइन फ्लू की जो बात हुई, कुछ नहीं कर सकते, बस उसको हुआ है उसको मार दो, नहीं हुआ है उसको भी मार दो। तो ये तो कोई सारवार होने की तो बात है ही नहीं। तो वो कहीं से ये अभी उसमें नाम है, ये अगर इधर आएगा तो फिर किसको मारोगे। सो इसीलिए अब हेल्थ का डिस्कशन जब भी चर्चा प्रारंभ होगा तो वो एनिमल के स्वास्थ्य के साथ ही शुरू करना पड़ेगा, ये बात अब तय हो गई। और ये सब अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं। वन हेल्थ मतलब ऐसे थोड़ी गिर के बोलेंगे कि हमें पहले पशु का नाम लेना पड़ेगा, वो अभी जचेगा नहीं, मगर अब इनके पास चारा नहीं है, इसीलिए ये सारी चीज़ें अब चलेगी। और भी कई डेवलपमेंट हो रहे हैं इस दुनिया में। अभी जग्गी जी ने एक यात्रा निकाली, सदगुरु जी ने 30,000 किलोमीटर की बाइक रैली निकाली पूरी दुनिया में। उसका टाइटल था सॉइल सेव सॉइल। अब क्या है, वो तो क्वेश्चन है सेव सॉइल, उसका जवाब किसके पास है। वो पूरी दुनिया में चक्कर काट के आए, किसी ने कहीं से भी ऐसा नहीं कहा कि भी ये मेरे देश में सॉल्यूशन है लेके जाओ, ऐसा वहाँ उनको कहीं पे नहीं मिला है। वो उसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है, ऐसा मेरा बहुत विनम्र मंतव्य है। इसका जवाब अकेली हमारी इंडिजिनस गाय माता के गोबर में है। सो अब ये भी मान के चलो कि फिर से गाय माता केंद्र में आने वाली ही है, लोग माने या ना माने। क्योंकि यदि जमीन का कंटेंट खराब हो जाएगा, वो बंजर हो जाएगी, तो कोई चावल और गेहूं किसी फैक्ट्री में बनने वाला नहीं है, वो तो खेत में ही पैदा करना पड़ेगा। और उस खेत को जिंदा रखने के लिए सिवाय गाय के गोबर के अलावा और कोई चारा नहीं है। सो फिर से इस दुनिया के इस फूड सिक्योरिटी के सवाल के जवाब देने के लिए भी गाय माता के आशीर्वाद से ही बात शुरू करनी पड़ेगी। सो ये भी एक नए सिरे से फिर हमारे पुरखों ने माता जी ऐसे ही थोड़ी कही होगी, ये तो हमारी कमजोरी थी कि हम इसको जोर से नहीं बोल पा रहे थे। अब जब दुनिया बोलेगी तो हम जरूर कहेंगे, हाँ हम तो इनको गौ माता कहते हैं, 33 कोटि देव इसमें रहते हैं, अब कहेंगे। पहले तो लाठी मार के निकाल रहे थे। अब गोबर का एक्सपोर्ट हो गया, आपने न्यूज़ सुना होगा, अब गोबर का एक्सपोर्ट। अब वो सही ढंग से यदि बैठ गया, मैं एक कार्यक्रम में पिछले दिनों यहाँ गया था फरीदाबाद में, वहाँ की एक महिला एंटरप्रेन्योर है, उसने गाय के गोबर में से ऑयल पेंट बनाया है। उन्होंने सरल भाषा में मुझे बताया कि 1 किलो गोबर से 2 किलो ऑयल पेंट बनता है। वो तो जल्दबाजी में बोल गई, मैं तो 40 किलो तक गोबर की कीमत देने के लिए रेडी हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसा मत बोलो, ये भड़क जाएगी बात। अब सिर्फ इनका गाय का ऑयल पेंट, ये यदि सरकार इतना कर देगा, हमारे सरकारी महकमे में इनके अलावा हम कोई ऑयल पेंट को यूज़ नहीं करने देंगे, कल से ये समस्या का समाधान हो जाएगा, कहीं पे गाय मिलेगी नहीं। और ये सब चीज़ होने को जा रही है, वो हम चाहे नहीं चाहे। कुछ चीज़ें ऐसी होती ना, जैसे वर्षा ऋतु है, अब आ रही है, अभी शुरू ही हो गया है, तो बारिश आएगी ही, इसमें फिर हमारा कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी लेजिस्लेचर वाले इकट्ठे होकर करे कि भाई हम सर्वसम्मति से कहते हैं कि हमारे राज्य में बारिश शुरू हो, हम इसको स्वागत करते हैं, ऐसा उनको वेलकमिंग की जरूरत नहीं होती है, वो आ ही जाती है। वर्षा ऋतु आ गई है, ऐसे ही गाय माता का समय आ ही गया है, तो वो अपनी फिर से दुनिया को अपना आशीर्वाद देने के लिए रेडी हो गई है। अब इसका स्वागत करने के लिए इस विभाग के नाते हमें
और वेटरनरियन के नाते आप सबको तैयार होना चाहिए। उसी के आधार पर हम अब नए आयाम से हमें सोचना ही होगा। ये सारा होने वाला ही है और बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्दी से ये सारी चीज़ें धरती पर उतरने की संभावना हो रही है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम पशु के हेल्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तब उसको हमारा क्या होता है कि हम पशु माने गाय, पशु माने भैंस, दूध माने गाय का दूध, गाय दूध माने भैंस का दूध, उसी पे अभी सीमित रहने का टाइम नहीं है। अभी सारे पशुओं के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और नॉन काऊ, नॉन बफेलो दूध का भी एक बहुत बड़ा आयाम हो सकता है, उसके बारे में भी खान साहब आपको सोचना पड़े। कैमल के दूध में बहुत मटेरियल है, गधे के दूध में बहुत सारी वो मेडिसिनल वैल्यू है उनकी। आज सबसे कॉस्ट इनकी ज़्यादा है। बकरी के दूध में कई उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। और तो इस दूध के बारे में भी एक ये जो अभी अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया है ना, ऐसा एक नया कारोबार खड़ा होने की संभावना है। उसी दिशा में भी हमें ये सोचना चाहिए और इसी दिशा में हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, हमें पशुओं के बारे में जब सोचते हैं तो उसी के साथ पशुपालकों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ज़्यादातर हम बोल देते हैं किसान, और हमारा ज़्यादातर वो फोकस भी वही है। तो किसान और पशु वो भी एक जोड़ी है, और खेती और पशुपालन वो भी एक जोड़ी है। मगर एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जिसके पास खेती नहीं है मगर पशुपालन कर रहे हैं, जिसको मालधारी शब्द से हम पहचानते हैं। और पास्टोरल कैसा कोई अंग्रेजी शब्द है, पास्टोरियल, हाँ पास्टोरलिस्ट। सो हम तो इसको भरवाड़ बोलते हैं, और अच्छा नाम इनका मालधारी है। और मालधारी जो है वो गिरधारी शब्द के ऊपर से आया हुआ है। गिरधारी श्री कृष्ण के नाम के साथ जुड़ा हुआ इसका शब्द है, और मालधारी पशुपालक के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। मैं मानता हूं कि मालधारी वो गिरधारी का बड़ा भाई है। उसी एंगल से हमें इस एरिया में जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा तबका है जिनका एड्रेस ही नहीं है अभी तक तो हमारे पास। ये बड़ा, सबसे बड़ा जो हम बोल रहे हैं ना कि हमारे पास पशुओं में हमारी आबादी इतनी बड़ी है, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐड रखने वाले देश में से हैं, मगर उनमें से ज़्यादा ऐड रखने वाले जो है उनका एड्रेस नहीं है हमारे पास। ये लोगों का एड्रेस ही नहीं है, उनका घर ही नहीं है, वो तो घुमंतु है। सो अब उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, और उनके बारे में दो एंगल से हमें सोचना पड़ेगा। एक उनकी खुद की जिंदगी के बारे में, वो जो लोग घूम रहे हैं उनकी लाइफ का क्या, उनके एजुकेशन का क्या, उनके हेल्थ का क्या। जो बिजनेस कर रहे हैं वो खुद हेल्थी नहीं होगा तो वो बेचारा औरों के हेल्थ में क्या बारे में क्या करेगा। और फिर उनके पशुओं के हेल्थ के बारे में क्या। हमारे भी जो प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे सचिव जी ने और हमारे मलिक जी ने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया, मगर क्या हमारा मॉनिटरिंग उस तक पहुंच गया है? जो घुमंतु लोग अपने पशुओं को लेकर कहीं से एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, एक विस्तार से दूसरे विस्तार में चले जाते हैं, पहाड़ियों पे चले जाते हैं, फिर सीजन बदलने के बाद वो मैदान में आते हैं। ये सारा हमारे देश में एक प्रकार से रूटीन में चल रहा है। सो इन सबको भी अब जान पहचान करके उन सब के साथ भी तालमेल करने का, और ऐसे कॉन्फ्रेंस में उनके भी प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए हमें। उस दिशा में भी हमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा। ये डेयरी फार्मिंग जैसे क्या है कि आज वो लाइट में है और सिक्योर भी है और उसको सर्विसेज भी मिल रही है और मुनाफा भी मिल रहा है, मगर उन लोगों को सारी चीज़ें अभी बाकी है। तो उसी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ये वैक्सीनेशन और MUV, मैं मानता हूं कि हमारे मोदी जी के बारे में जब भी चर्चा होगी, सो अभी तो वो विश्व नेता के रूप में एस्टैब्लिश हो गए हैं। अभी इनको कोई वो ऐसा नहीं है दुनिया में कि मोदी जी के बारे में विश्व नेता से कोई छोटे लेवल की बात कर सके। वो अब हो गया। अभी तो उस मुकाम पे मोदी जी ने अपने देश को और देश के साथ साथ खुद को पहुंचा दिया है कि यदि विश्व में मानव सर्जित या कुदरत सर्जित
कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो आवाज़ लगाने की जगह कहाँ है? ये कोरोना जो हो गया उसमें किसी महासत्ता ने ये स्टेटस नहीं पाया कि वो किसी महासत्ता ने जाकर किसी देश की मदद की हो। लॉकडाउन हो गया, सब अपने अपने घर में, कोई बाहर नहीं निकला। मैं मंत्रिमंडल में हूं मोदी जी की इसलिए नहीं, मगर नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के कई देशों को दवाई और वैक्सीन पहुंचाने का काम उसी लॉकडाउन के पीरियड में। उस समय वो लोग नहीं आ सकते थे, उनके नागरिकों के लिए दवा लेने के लिए वहां का वाहन नहीं आ सकता था। उस समय हमारा वाहन वहां जाके एयर इंडिया ने उनको दवाई पहुंचाई। ये काम करने के बाद आज दुनिया में एस्टैब्लिश हो गया कि ऐसा मौका लगे और आवाज लगानी है तो उसको सुनने वाला अकेला देश है, उसका नाम भारत है। और अगर कोई मदद करने वाला नेता है तो उसका नाम मोदी है। सो अभी ये हो गया है, तो इसी के चलते अभी ये बहुत बड़े बदलाव की ओर देश जा रहा है। उसी समय ये सारी घटनाएं मैं इसलिए जिक्र किया कि ये सारी बातें मोदी जी के साथ जुड़ेगी, मगर मैं ये अहमियत देता हूं कि मोदी जी के कालखंड में उन्होंने इंडिजिनस हमारी पशुओं को संवर्धन करने का डिसीजन लिया, उन्होंने वैक्सीनेशन कराने का डिसीजन लिया। ये कोरोना की वैक्सीनेशन से 1 साल पहले देश के मवेशियों को वैक्सीनेशन करने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बाद में कोरोना की वैक्सीन का निर्णय हुआ है, वो इनका चर्चा नहीं है क्योंकि ये पशुओं की है। वो हमारी आएगी नहीं आएगी, कौन बनाएगा कौन लाएगा, उस पर बड़ी डिबेटें हुई। और इसको तो भाजपा की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है, वो ले लोगे तो नपुंसक हो जाओगे, वो सारी चीजें चली थी। और अब सब लाइन में लग गए हैं कि पहले मेरे परिवार को दीजिए, वो अलग चीज है, मगर फिर भी ये आदमी के लिए थी, इसलिए इनकी इतनी बड़ी वो है। मगर इसके पहले 1 साल देश के पूरे मवेशियों को वैक्सीनेट करने का निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया है। देश के पशुओं के लिए इतना निर्णय करना, और ये एमयूवी मोबाइल वेटरनरी यूनिट, एम्बुलेंस फॉर एनिमल, ये होता ही नहीं था कहीं पे, सोचा भी नहीं था किसी ने, और किसी की डिमांड भी नहीं थी। मुझे इस कहने में कोई आपत्ति नहीं है। जो सेवाभावी लोग थे वो बेचारे घूमते रहते थे, क्योंकि वो मुझे मिले हुए थे, इसलिए मुझे उनका पता था कि ये इसके बारे में सर कुछ करना चाहिए। हमने हमारे लिए एम्बुलेंस बना ली थी सबसे पहले, क्योंकि हमें ज़रूरत है। उनको कौन पूछने वाला था, मगर उनकी भी सुनने वाला, उनकी भी तकदीर में होता होगा। इसलिए मोदी जी ने वो मोबाइल वेटरनरी यूनिट पूरे देश के लिए भारत सरकार के खर्चे से देने का निर्णय लिया। ये दोनों निर्णय में जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना कि नया भारत, मैं मानता हूं कि इस नए भारत का सबसे अहम निर्णय वाला ये दोनों डिसीजन मोदी जी के द्वारा लिए गए। अब इनके इस्तेमाल से अभी राज्य सरकारों की ओर से मुझे निमंत्रण मिलने लगे हैं। मैं कर्नाटक जाके आया, और अभी केरला वालों ने भी मुझे निमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ मोबाइल वेटरनरी यूनिट तैयार हो गए हैं, आप आइए तो इसको लोगों के लिए वो करें। वो अभी सारे राज्य आगे बढ़ रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब ये सर्विस उनके डोर स्टेप तक पहुंच सकेगी। अब हम बातें कर रहे थे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, हमारे ब्रीडिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं, अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं उसी भी दिशा, मगर वो हो कैसे सकता था? वो पशु कहीं पे दूर है, उनका पशुपालक कहे तो किसको कहे, वो जब हीट में हो तब उसका इंसेमिनेशन करना होता है। अब वो हीट में हो तब वो किसी को पुकारता रहे, कोई मिलता ही नहीं था। अब वो एम्बुलेंस की वजह से ये कार्यक्रम को बहुत बड़ा बल मिलने वाला है, और वहाँ डोर स्टेप डिलीवरी होकर उसके घर पे जाकर उनको आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकोगे। सो इनसे एक बहुत बड़ा बदलाव, उसका सक्सेस रेट बदल जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अब आने वाले दिनों में हमारे देश में होने को जा रहा है। एक विचार मेरे मन में ये भी आ रहा है खान साहब, कि जैसे
अभी ये आयुर्वेद के बारे में भी बहुत प्रचलन शुरू हो गया है और आयुर्वेद को दुनिया ने, भारत को मान्यता दे दिया और WHO ने हमारे जामनगर के आयुर्वेद सेंटर को एक प्रकार से मान्य करके अब ये बात मान ली गई कि अब आयुर्वेद में भारत कहेगा वो दुनिया को मानना है, ये बात तय हो गई। सो आयुर्वेद का उपयोग हमारे इस पशु चिकित्सा में भी कैसे हो, इसका भी अभी इसमें भी थोड़ी और ताकत से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी परंपरा ये हमारे यहाँ है ही। अभी ये जब वेटरनरी डॉक्टरों की उपलब्धि बढ़ी और अभी थोड़ा बहुत अच्छा उसमें काम हो रहा है, उसकी बात नहीं करता हूँ, वरना पहले हमारे देहातों में पशु को कुछ होता तो किसान भरवाड़ को ही बुलाते थे। वो भरवाड़ आके उसको कुछ पिला खिला देता था, धूप धुआड़ा दे देता था और उसी को ठीक कर देता था। तो वो उसी के पास भी वो ट्रेडिशनली जो चीज़ें हैं अब उसको नए सिरे से फिर से अपनी इस प्रणाली में शामिल करने के लिए कुछ सोचना चाहिए। और मैं एक विषय को लेकर कोशिश कर रहा हूँ, इसके बारे में भी आप बिजनेसमैन होने के नाते और आपका इसमें बहुत अनुभव है, और इसके लिए मैं एक विषय यहाँ छेड़ना चाहता हूँ कि हमारे इस हेल्थ के, एनिमल हेल्थ के जो एरिया है टोटल, उसमें दो ही अभी हमारी सिस्टम चल रही है। एक तो हमारी गवर्नमेंट है या प्राइवेट, और प्राइवेट जैसी हमारे मनुष्यों के लिए है उतनी प्राइवेट इसमें कम है, मगर सरकारी या प्राइवेट दो ही अभी है परंपरा, छोटी मोटी कुछ भी होगी तो होगी, मगर कोऑपरेटिव इसमें नहीं है। और कोऑपरेटिव और कामों में बहुत लगी हुई है, वो मिल्क में बहुत ही अच्छी कोऑपरेटिव हैं हमारे पास, मगर वही वहाँ हमारा एनिमल हेल्थ में कोऑपरेटिव नहीं है। यदि इनका सही तरीके से कोई मॉड्यूल खड़ा किया जाए तो जो अभी कड़ी मिस हो रही है उसी को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और NCDC ने कोऑपरेटिव हेल्थ के लिए फाइनेंस करने का अपने पास जो वो भी करके रखा है, जो हमारा कोऑपरेटिव्स को फाइनेंस करने की संस्था है, उनके पास कोऑपरेटिव को हेल्थ में सपोर्ट करने का उसने प्रावधान करके रखा है, और 5,000 करोड़ रुपए की उसके पास पूंजी भी है। अभी विषय नया है, मगर यहाँ हम सारे इनके साथ जब बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं तो इस विषय पे भी थोड़ा फोकस डाला जाए तो मुझे लगता है कि वो आगे चल के हमारे इस सारे कार्यक्रमों में उपयोगी होगा। मैं मानता हूँ कि ICFA के द्वारा, खान साहब के द्वारा, और ये ममता जी ने जो एक अंक निकाला है, ऐसे विषयों की अब सतह पे ये आ रहे हैं और हम सब इनके साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। आप साइंटिस्ट के रूप में जुड़े हैं या एकेडमिक के रूप में जुड़े हैं या स्टूडेंट के रूप में जुड़े हैं या मैं इसमें मंत्री के नाते जुड़ा हूँ, मगर हम सब एक ही जहाज़ के प्रवासी हैं। सो हम सभी को एक दिशा में सोचते हुए काम करने का समय आ गया है और भारत इसका नेतृत्व करे। ये बहुत आवश्यक इसलिए है कि अब दुनिया मान रही है कि गाय का दूध उत्तम है, अब दुनिया मान रही है कि गाय का गोबर से जमीन को फर्टाइल किया जा सकता है, अब दुनिया मान रही है कि इम्यूनिटी का सबसे अच्छा कोई सोर्स है तो वो गाय का दूध और घी है। ये सारा अब साइंस से अप्रूव्ड होकर विदेश से जब इधर आता है तब हमारा मन मानने को रेडी होता है, मगर कब हमारे पुरखे लिख के गए गाय माता का पूजन करो और गौमूत्र को पवित्र करो, गाय के गोबर से अपने घर में यदि आप चौका लगा देते हो तो आपका घर पवित्र हो जाता है। ये परंपरा सदियों से भारत में चल रही है, वो ऐसे ही थोड़ी ही चलती थी। उसके पीछे बहुत बड़ा राज ये था कि मल और मूत्र, जरा गौर से सुनना, मल और मूत्र किसी का पवित्र नहीं होता है, किसी का। इसके नीचे 3 रेड अंडरलाइन, आप जिसको भी डालना है डाल सकते हो, किसी का नहीं। पूरे सृष्टि में अकेली गाय माता है जिसका ये पवित्र है। और ये बहुत ही हमारे पुराने शास्त्रों में इसे इसका जिक्र है, ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, मगर इस पर हमने गौर नहीं किया। अब गौर हो गया है
तो इसको गर्व से फॉलो करें और इसका सही तरीके से विज्ञान, हमारा अनुभव, इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए अब इसमें हमें ताकत से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ख़ास करके वेटरनरी, पशु चिकित्सा के साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग वो लघुता ग्रंथि से आप इस काम के साथ मत जुड़िए। आप एक दिव्य काम को अंजाम दे रहे हैं, इसी भाव के साथ इस काम को अंजाम दोगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही इसका अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस मंथन को, इस अपने समिट को बहुत ही अच्छी सफलता मिले और आप सब लोग 2 दिन के लिए पूरे मनोयोग से इनके साथ जुड़े और इनके तारतम्य हमको भी भेजे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद।